गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर करेंगे, जो कि टॉपिक ये तीसरा है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। जो कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु का ये क्लास दूसरा है। कल क्लास पहला अपलोड कर दिया गया, तो आप उसको देखिए। और 69वीं से लेकर 67वीं तक का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। और इसका सिलेबस भी स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में है, तो आप उसको देख लीजिए। तो चलिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं हम टॉपिक। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु में हम चंपारण सत्याग्रह क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2 स्वतंत्र सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना के लिए ये देख लिए थे। क्वेश्चन 3 में सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार ये देख लिया। तो आज हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा का ख। चलिए उत्तर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज महात्मा गांधी ने किया था। आंदोलन का मकसद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना था। यह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर पूरे देश में चला गया, पर आंदोलन के शुरुआत में उनके साथ ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली जैसे युवा समाजवादी नेताओं ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन की अगुवाई की। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है, जो वास्तव में भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलनों और गांधी के नेतृत्व में चले जनता के अहिंसक आंदोलनों का मिलन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का युवा नेतृत्व अपेक्षाकृत इसमें अधिक सक्रिय था, लेकिन उसे भूमिगत रहकर अपना काम करना पड़ रहा था। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में काफी चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। आंदोलन के दौरान कई बार अज्ञात स्थानों से उन्होंने क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन और हौसला अफजाई करने तथा आंदोलन का चरित्र और तरीका स्पष्ट करने वाले 2 लंबे पत्र भी लिखे। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व का एक पक्ष यह भी है कि आंदोलन के दौरान जनता खुद ही अपने इलाकों से आंदोलन का नेतृत्व करने लगी थी। इस आंदोलन में गांधी, जेपी और लोहिया के आह्वान पर बखूबी जनता ने जोशो खरोशों के साथ हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली जैसे नेता नायक की तरह उभर कर सामने आए। सन 1857 के पश्चात देश की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह से हिल गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और लोहिया जैसे युवा नेताओं ने जनमानस में अहिंसक क्रांति का बीजारोपण किया। जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब जेपी ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि जेपी भी लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं रह पाए और जल्द ही उन्हें भारत रक्षा नियम, जो एक सुरक्षात्मक कारावास कानून था और जिसमें सुनवाई की जरूरत नहीं होती थी, के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। जेपी ने अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही उनका यह सुअवसर नवंबर 1942 की दिवाली के दिन आया, जब त्यौहार की वजह से बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर थे। बाहर निकलने का उनका यह एक साहसिक कृत्य था, जिसने जेपी को लोकनायक बना दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने देश भर में कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब एक बार बागी ऐसा लगा कि आंदोलन मुकाम पर पहुंचने से पहले ही विफल हो जाएगा, लेकिन
कांग्रेस के भीतर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन का अगले 2 सालों तक सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आंदोलन को धार देने के लिए लोहिया के नेतृत्व में मुंबई में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन से आंदोलनकारियों को दिशा निर्देश दिए जाने लगे। अंग्रेज जब तक उस रेडियो स्टेशन को ढूंढ पाते तब तक लोहिया कलकत्ता जा चुके थे। वहां वे पर्चे निकालकर लोगों को जागरूक करने लगे थे। उसके बाद वे जयप्रकाश नारायण के साथ नेपाल पहुंच गए। इस अवधि में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेपी ने भूमिगत रूप से सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया और आंदोलनकारियों और आंदोलन विस्तारित करने का प्रशिक्षण देने लगे। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में एक ट्रेन में यात्रा करते वक्त उन्हें पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया और स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनके यातनाएं भी दी गई। जनवरी 1945 में उन्हें लाहौर किले से आगरा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में 21 महीने तक भूमिगत आंदोलन चलाने के बाद लोहिया को भी बंबई में 10 मई 1944 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भी पहले लाहौर किले में और फिर आगरा में कैद रखा गया। 2 साल कैद रखने के बाद जून 1946 में लोहिया को छोड़ा गया, जब गांधी जी ने जोर देकर कहा कि वो लोहिया और जयप्रकाश के बिना शर्त रिहाई के बाद ही ब्रिटिश शासकों के साथ बातचीत शुरू करेंगे, तब जाकर उन्हें अप्रैल 1946 में जेल से रिहा कर दिया गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर भारत छोड़ो आंदोलन देशव्यापी था, जिसमें बड़े पैमाने पर भारत की जनता ने हिस्सेदारी की और अभूतपूर्व साहस और सहनशीलता का परिचय दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ट्राट्स्की के हवाले से लिखा है कि रूस की क्रांति में वहां की 1% जनता ने हिस्सा लिया, जबकि भारत की अगस्त क्रांति में देश के 20% लोगों ने हिस्सेदारी ली। क्वेश्चन नंबर 3 का ग देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। चलिए उत्तर देखते हैं। भारत की आज़ादी के आंदोलन में ऐसे अनेक क्रांतिकारी महानायक उभरे जिन्होंने मुल्क को अपराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमेशा के लिए अपने देशवासियों के दिलों पर छा गए। ऐसे ही क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में जब भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया। इसकी स्थापना एक सैनिक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। शुरुआत में इस फौज के अंदर उन भारतीय सैनिकों को लिया गया जो जापान द्वारा युद्धबंदी बना दिए गए थे। कुछ समय बाद इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवकों की भी भर्ती की गई। 1 साल बीत जाने के बाद वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो में रेडियो से घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हम भारत के अंदर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए खुद ही संघर्ष करना होगा। नेताजी के इस भाषण से रास बिहारी बोस बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने नेताजी ने सुभाष कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और उन्होंने दिल्ली चलो का पहला नारा दिया। इसके कुछ महीनों बाद 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की।
इसका अपना एक झंडा था। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों थे। नेताजी की सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड से मान्यता दे दी गई थी। सुभाष चंद्र का मानना था कि अंग्रेजों के मजबूत शासन को केवल सशस्त्र विद्रोह के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण किया और कोहिमा, पलल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। कोहिमा नागालैंड में 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक संदेश प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। इसके बाद 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए नेताजी ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, हमें उस मातृदेवी को आज़ादी कराना है। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अपना अमर नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बोले। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर लोग बड़ी संख्या में सेना में शामिल होने लगे। बोस के नेतृत्व में सेना ने मलाया, वर्तमान मलेशिया और बर्मा में भारतीय प्रवासियों के पूर्व कैदियों और हजारों नागरिकों स्वयंसेवकों को आकर्षित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी सेना के आंकड़े 40,000 तक पहुंच गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह की एक मात्र रास्ता हो सकता है। अपनी इस विचारधारा पर वह जीवन पर्यंत चलते रहे और उन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी की जो दुनिया में किसी भी सेना का टक्कर देने की हिम्मत रखती थी। कर्मठ और साहसी व्यक्तित्व वाले नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के नाम अपने अंतिम संदेश में बड़े प्रभावशाली ढंग से यह बात कही थी कि भारतीय की भावी पीढ़ियां जो आप लोगों के महान बलिदान के फलस्वरूप गुलामों के रूप में नहीं बल्कि आज़ाद लोगों के रूप में जन्म लेगी, आप लोगों के नाम को दुआएं देगी और गर्व से के साथ संसार में घोषणा करेगी कि अंतिम सफलता और गौरव के मार्ग को प्रशस्त करने वाले आप ही लोग उनके पूर्वज थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों ने सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारों ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। उनके ये कुछ ऐसे नारे हैं जो आज भी राष्ट्रीय महत्व के अवसर पर हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम एक हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा। ये कुछ पंक्तियां हैं उस गीत की जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज की रगों में जोश भरने के लिए गाया जाता था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार ने अंग्रेजों और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेवा बर्मा अभियान के दौरान जापानी तैनाती का हिस्सा रही, जो बर्मा के ब्रिटिश उपनिवेश में हुई लड़ाई की एक श्रृंखला थी। बोस अगस्त 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद से जुड़े रहे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत सैनिकों से संपर्क करने हेतु मंचूरिया के लिए प्रस्थान किया, लेकिन बाद में यह बताया गया कि बोस की जिस विमान में यात्रा कर रहे थे वह ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। लेकिन 4 दिन बाद 23 अगस्त को जापान सरकार ने विमान दुर्घटना की खबरों का खंडन किया। इससे नेताजी की मौत क्या एक रहस्य बनकर रह गई। यह गौरतलब है कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन रहस्यमय तरीके से ही जिया, पर उनकी मौत भी इतने रहस्यमय तरीके से होगी ये किसी ने नहीं सोचा था।
नेताजी की रहस्यमय मौत के साथ ही आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता आंदोलन की अपनी धार खो बैठा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने त्याग और बलिदान से भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान दिया उस सदा के लिए अविस्मरणीय है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर इसका कराया गया है सुभाष चंद्र जी के बारे में, तो आप इसे पढ़िए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, और की टू की आंसर जो दिया गया है वो सब अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। कुछ ये 65वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो आप अच्छे से इसको देखिए। तो चलिए इसको उत्तर देते हैं। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था जो काफी बड़े क्षेत्रों में फैला एवं इसका नेतृत्व भी अनेक लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया। बिहार में 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा उनका वेतन एवं सुविधाएं कम तथा पदोन्नति के अवसर न के बराबर थे। बिहार के सैनिकों को इस तरह के भेदभाव से रूबरू होना पड़ता था, जिसके कारण उनके मन में असंतोष व्याप्त था। 12 जून 1857 को देवघर जिले के गांव रोहिणी में सैनिकों के विद्रोह के साथ ही विद्रोह आरंभ हो गया। 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, परंतु विद्रोह विफल रहा। अंग्रेजों की धार्मिक नीति भी हिंदुओं एवं मुसलमानों के लिए कष्टप्रद थी। ईसाई धर्म प्रचार प्रसार पर सरकार का काफी जोर था। बहावी आंदोलन का केंद्र उस समय पटना एवं आसपास के क्षेत्र थे, जो मूलतः एक सुधारवादी आंदोलन था। बहावियों ने भारत से ब्रिटिश सत्ता का अंत करने का आह्वान किया। अंग्रेजों ने बहावी आंदोलन पर कड़ा रुख अपनाया, जिसका प्रभाव 1857 के आंदोलन प्रारंभ होने पर दिखा है। यह आंदोलनकारी 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों की नीति 1857 के विद्रोह में जमींदारों की भूमिका प्रमुख कारण रहा। विद्रोहियों के प्रमुख नेता तथा जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया था। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी और उसे लौटाना स्वीकार नहीं किया। अंततः जैसे ही 3 रेजिमेंटों के सैनिक दानापुर से आरा पहुंचे, उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार करते हुए विप्लव आरंभ कर दिया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, लेकिन अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट की सेना को पराजित करने के बाद खुद भी घायल हुए एवं कुछ दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। यद्यपि अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया, किंतु कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह में प्रभावी नेतृत्व का अभाव हो गया और विद्रोह शीघ्र ही समाप्त हो गया। इन कारणों के अलावा भी कई अन्य कारण थे जो 1857 के विद्रोह में बिहार की सक्रियता का कारण बने, जैसे कृषक, शिल्पकार आदि का शोषण, जिससे आम जन भी विद्रोहियों के साथ हो गए। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की घटना थी, जिससे बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हुआ। अठारह के विद्रोह के प्रभाव।
विद्रोह का सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रभाव बिहार के साथ संपूर्ण भारत पर जो सत्ता के हस्तांतरण के रूप में हुआ। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और क्राउन के शासन की स्थापना हुई। क्राउन गवर्नर जनरल को अब बड़ा वायसराय कहे जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर भारत के प्रशासन के लिए राजकीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उत्तरदायी हो गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय रियासतों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध में को पहली बार परिभाषित किया गया। प्रसार तथा हड़प की नीति को परित्याग कर देशी रियासतों को सम्मानजनक स्थान देने का वादा किया गया। 1858 में ब्रिटिश सम्राट ने मुगल साम्राज्य समाप्त कर उसकी सर्वोच्चता ग्रहण कर ली। जाहिर है कि इससे भारतीय रियासतों तथा भारतीय जनता वैधानिक रूप से ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन आ गई। इस प्रकार देशी रियासतों का स्वरूप अब विदेशी सत्ता के अभिप्रायों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के अधीनस्थ के रूप में स्थापित हो गए। 1857 के विद्रोह में मुख्य पहल सेना ने की थी। अंततः विद्रोह के परिणाम स्वरूप सेना संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। सबसे पहले सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों में 1 यूरोपीय तथा मुंबई और मद्रास की सेना में 5 भारतीय पर 1 यूरोपीय सैनिक की नियुक्ति की गई। तोपखाने और मारक हथियार अंग्रेज अधिकारियों के लिए आरक्षित किए गए। अधिक संवेदनशील इलाके अंग्रेजों के प्रशासन में आ गए। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन मिश्रित रेजिमेंट के रूप में किया गया, जिसमें विभिन्न जाति, क्षेत्र तथा समुदाय के आधार पर सैनिकों की रेजिमेंट स्थापित की। इसका उद्देश्य सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का उदय न होने देना था। अब सेना में ऊंची जाति के हिंदुओं की भर्ती न कर बीच की जातियों के सिख, पठान तथा गोरखा की भर्ती की जाने लगी। इससे लड़ाकू जातियों की अवधारणा सामने आई। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने 1880 के दशक के अंतिम वर्षों में लड़ाकू जातियों के विचारधारा को बल दिया। इस अवधारणा के अनुसार कतिपय विशिष्ट जातियां ही अच्छे सिपाही पैदा कर सकती है। इसी आधार पर सेना में सिखों एवं गोरखों की भर्ती का औचित्य सिद्ध किया गया। वस्तुतः सिख, पठान एवं गोरखों पर राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमांत, धार्मिक और प्रजातीय समूह के अंतर्गत आते थे। विद्रोह का सामाजिक प्रभाव फूट डालो और शासन करो की नीति के रूप में पड़ा। दरअसल अंग्रेजों की यह सोच थी कि मुस्लिम वर्ग के षड्यंत्र के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। अंततः विद्रोह के पश्चात मुस्लिम वर्ग का दमन शुरू हुआ। लोक नियुक्तियों तथा कई अन्य क्षेत्रों में उनसे भेदभाव बढ़ता गया। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जब राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होना शुरू हुआ, तब उनकी नीतियां बदल गई। अब मुस्लिम वर्ग को संरक्षण तथा बेहतर सुविधा देकर अन्य वर्गों के साथ भेदभाव शुरू किया गया। इन सभी कार्यों का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था और ऐसा हुआ भी। यहीं से सांप्रदायिकता की नवीन धारणा आधुनिक भारतीय इतिहास में सामने आई। इससे भारतीय समाज में सांप्रदायिकता बेमनस्य फैला और 1880 के बाद सांप्रदायिक दंगे आम हो गए। 1857 के बाद अंग्रेजी शासन ने अपने सामाजिक आधार को पहचाना तथा उन वर्गों के हितों पर ध्यान देने की कोशिश की गई जिन्होंने विद्रोह के दौरान उनके साथ सहयोग किया। इस तरह अब अंग्रेजी राज्य के नए सहयोगियों की तलाश की जाने लगी। इसके लिए भारतीयों के सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी वर्ग जैसे सामंत, राजकुमार, भूपति आदि को विशेष संरक्षण देना शुरू किया गया। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस वर्ग में अंग्रेजी राज्य के सबसे समर्थक वर्ग के रूप में अपने को प्रस्तुत भी किया गया। की टू रिमेंबर, प्रश्नोत्तर में दिए गए विश्लेषण को ध्यान रखें। विद्रोह के कारणों एवं उसके प्रभाव को स्मरणीय बना। तो दोस्तों ये क्लास 2 में क्वेश्चन और विथ आंसर कराया गया 1857। ये सब आप लोग अच्छे से देखिए और 69वीं से लेकर कंटिन्यू वीडियो को देखिए और कुछ कमेंट हो तो कमेंट भी करिए, कुछ सुझाव हो वीडियो के बारे में उसके बारे में बताइए। तो थैंक यू।